नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे छोटे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद्यार्थी में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे मित्रों, हम आपके सामने फिर से लेकर आ चुके हैं राजस्थान सुजस का ई बुलेटिन। तो दोस्तों, आज राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको इतना लेट डाला। वैसे रात में 10 साढ़े 10 पे डालती है इसको, लेकिन आज तो सुबह 9 बजे डाला है। तो इसलिए हम आपके सामने लाने में लेट हो गए इसको। नहीं तो हमारी कोशिश हुई थी कि हम इसको 7 बजे तक आप तक पहुँचा दें, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों। आपके लिए वही पुरानी बात, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें मित्रों। टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों IAS RAS विद RJ। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और यहाँ से डेली बेसिस पे आप पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। और हमने दोस्तों एक और सीरीज़ शुरू की है, वो नेशनल और इंटरनेशनल जितने भी एस्पेक्ट हैं आपके करंट अफेयर से संबंधित, जो आपके आरएएस प्रीलिम्स और मेंस में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो सारा का सारा लेके आ रहे हैं। अभी हमने एक सीरीज का सिर्फ एक पार्ट डाला है, साइंस एंड टेक सीरीज का पार्ट 1 डाला है। और अभी जो आने वाला है आपके लिए वो आने वाला है इकोलॉजी इन्वायरमेंट का पार्ट 1 आने वाला है। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। तो अपन चलते हैं सीधे आज के न्यूज आर्टिकल के डिस्कशन पर, बिना आपका टाइम ख़राब किए। आपका समय बहुत कीमती है। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहली तो इधर आ जाती है कि ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल जो कि आपके शुरू होने वाले थे 10 जुलाई से, मतलब आज से, लगभग आज से शुरू होने वाले थे, उनको पोस्टपोन कर दिया है और अब वो 5 अगस्त से शुरू होंगे। कब से होंगे? 5 अगस्त से। दोस्तों, इस देश में केवल इलेक्शन को छोड़ के सारा कुछ पोस्टपोन होता है। अगर इलेक्शन के समय तो मैं बता रहा हूँ, भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी आ जाए, भगवान अपना प्रकोप कर दें, कयामत आ जाए, फिर भी इलेक्शन होंगे। इलेक्शन तो होगा भैया, इलेक्शन पोस्टपोन नहीं हो सकता। पोस्टपोन क्या कर दिया? खेल कर दिए, एग्ज़ाम्स कर दिए, जो चीज़ ज़रूरी है युवाओं के लिए वो सारी पोस्टपोन हो जाती हैं और युवा भी खुश हो जाते हैं, चलो पोस्टपोन हो गई चीज़। तो दोस्तों, अपने मतलब की जो चीज़ है इसमें वो है ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल जो हैं कितने स्तरों पर होंगे, कहाँ कहाँ पर कितना पंजीकरण हुआ है और कौन से खेल इसके अंदर खेले जाएंगे, वो सारी वो चीज़ें अपने लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, जो ग्रामीण क्षेत्र जो खेल हैं उसको पहले अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह है कि ग्रामीण में उदयपुर ने पंजीकरण में टॉप किया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पंजीकरण कहाँ हुए हैं? उदयपुर जिले के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है। फिर हम शहरी वाले के पीछे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर श्रीगंगानगर में, नागौर में, भीलवाड़ा में और जयपुर में। आपको 5 ही नाम याद रखने, नीचे की तरफ ज़्यादा मत जाओ, रटते रटते परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो जो हैं उदयपुर, श्रीगंगानगर, नागौर, भीलवाड़ा और जयपुर, इन नामों को याद रखना। उसके अलावा नीचे मत जाना, बहुत सारे नाम हैं, नाम कितने रटोगे, क्या रखा है नाम में, ठीक है। लेकिन उदयपुर का नाम ध्यान से याद रख लेना, ठीक। ओलंपिक खेल के अंदर कौन कौन से खेल खेले जाएंगे, इन खेलों के नाम भी बड़े बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रख लेना, ठीक है। क्योंकि कई ऐसे खेल हैं जो देखो दोनों में कॉमन है, उनको भले याद मत रखना, लेकिन जो दोनों में अलग अलग हैं उनको ज़रूर याद रख लेना। जैसे देखो, शहरी खेलों में एथलेटिक्स है, ग्रामीण में एथलेटिक्स नहीं है, ठीक है। ग्रामीण में रस्साकशी है, शहरी में रस्साकशी नहीं है। तो जो नहीं है उनको ज़रूर याद रख लेना, जो कॉमन है उनको छोड़ो। तो कॉमन तो आपको पता ही लग जाएगा, जब नहीं है वाले याद हो जाए तो उसके अलावा जितने भी सारे कॉमन है, सीधी बात ये है, ठीक है। तो कौन से खेल शामिल किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ग्रामीण में कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, रस्साकशी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल और शूटिंग बॉल, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पे तो अंत में ग्रामीण में भी होंगे और शहरों में भी होंगे, ठीक है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में एक तो ग्राम पंचायत के स्तर पे, ब्लॉक के स्तर पे और फिर जिला के स्तर पे, 3 स्तरों पर इन खेलों का आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों, ग्रामीण ओलंपिक से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो क्या थी? सबसे ज़्यादा ग्रामीण ओलंपिक जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पंजीकरण कौन से जिले में हुआ है? उदयपुर जिले के अंदर, ठीक है। उसके बाद श्रीगंगानगर में, उसके बाद नागौर में, उसके बाद भीलवाड़ा, जयपुर में, ठीक है। इसके अलावा इसके अंतर्गत कौन कौन से खेल खेले जाएंगे? तो कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, रस्साकशी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल और शूटिंग बॉल। ये आपके प्रीलिम्स के लिए गेम्स वाले चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं जोर दे के आपको बार बार कह रहा हूँ कि खेल कौन कौन से खेले जाएंगे इनको भी याद रखना, ठीक है। सबसे ज़्यादा पंजीकरण कौन से जिले के अंदर हुआ है उसको याद रखना, और कितने स्तरों पर खेले जाएंगे? तो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे तो दोनों ही तरफ खेले जाएंगे, ठीक है। ग्राम पंचायत और ब्लॉक और जिला स्तर पे, फिर उसके बाद राज्य स्तर पे आएंगे और 7 खेलों का आयोजन होने वाला है। कितने खेल हैं? 7 खेल हैं, सातों के नाम याद रखना। अब आ जाते हैं शहरी
ओलंपिक पे। तो शहरी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पंजीकरण हुआ है श्रीगंगानगर में, फिर हुआ है जयपुर में, फिर हुआ उदयपुर में, फिर भरतपुर में और फिर हनुमानगढ़ में। इसके भी 5 ही टॉप 5 हैं, उनको ही याद रखना, ज़्यादा याद रखने का कोई मतलब नहीं है। चीज़ें उतनी ही याद रखो जो एग्ज़ाम तक याद रहें और आप एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाओ। ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर कौन कौन से खेल हैं, तो टेनिस बॉल क्रिकेट, कबड्डी, खो खो। ठीक है, ये तीनों ही खेल दोनों तरफ हैं। वॉलीबॉल भी दोनों तरफ है, फुटबॉल भी दोनों तरफ है। बास्केटबॉल इधर अलग हो जाएगी क्योंकि बास्केटबॉल दूसरी तरफ नहीं है। बास्केटबॉल शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है, और एथलेटिक्स शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है। ठीक है, और उधर ग्रामीण क्षेत्रों में शूटिंग बॉल है लेकिन शहरी क्षेत्रों में नहीं है। उधर रस्साकशी है लेकिन शहरी क्षेत्रों में रस्साकशी नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो शहरी ओलंपिक के अंदर किसने टॉप किया है पंजीकरण में, तो श्रीगंगानगर जिले ने, फिर जयपुर, फिर उदयपुर, फिर भरतपुर, फिर हनुमानगढ़। इनके नाम सीक्वेंस में आप याद रखना। ठीक है, कौन कौन से 7 खेल खेले जाएंगे, तो टेनिस बॉल क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स। इसको भी याद रखना। जो 2 गेम्स अलग हैं दोनों में, मतलब 2 ग्रामीण में और 2 शहरी में, 4 हो जाते हैं टोटल, तो उनके नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ अलग अलग है, अंतर है, उसको जरूर याद रखना। प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में एक तो नगर निकाय के स्तर पे, जिला स्तर पे और राज्य स्तर, 3 स्तरों पर आयोजन होने वाला है इसका। शहरी क्षेत्रों में 3 स्तरों पर, ग्रामीण क्षेत्रों में 4 स्तरों पर, ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर। मतलब 4 स्तर हो जाएंगे ग्रामीण खेल में और 3 स्तर हो जाएंगे शहरी खेल में। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ से प्रीलिम्स के 2-3-4 क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। तो कृपा करके थोड़ा सा इनको रटने की कोशिश करें, रटने की। ठीक है, सफलता का एक ही मूल मंत्र है दोस्तों, रटंतम घुटंतम छपंतम और सफलतम। ज़्यादा समझने के चक्कर में भी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब इनका आयोजन 5 अगस्त से होने वाला है दोस्तों। अब जो 10 जुलाई से होने वाला था उसको लगभग 1 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया। मुझे लग रहा है RS प्री और ये गेम्स का प्री एक साथ में ना हो। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा और साइड में। देखो दोस्तों, लोगों में उत्साह है, भारी संख्या में वीडियो अपलोड किए गए। पहला परिणाम 10 जुलाई को जारी होगा। दोस्तों आप भी रील्स बनाएं मेरे RS प्री वाले बिल्कुल ना बनाएं, वो अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, जीवन रील्स में ही निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो रहा है पहले हम उस चीज़ को समझ लेते हैं। गहलोत जी किस चीज़ की रील बनवा रहे हैं। वैसे अपन ने कल जो है पूरा पढ़ा था, लेकिन फिर भी आज देखो अलग से पोस्टर और आया है। गहलोत जी रील्स देख के बहुत खुश हुए हैं, कई लोगों ने डांस वांस किया है उस चीज़ पर, तो रील्स देख के बहुत खुश हुए। तो प्राइस हैं वो भी आपको याद रखने हैं। मैं देख लेता हूँ। देखो आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा है। तो मेरे दोस्तों क्या है कि राज्य में जन कल्याणकारी योजनाओं का आयोजन किया गया है, ये तो आपको पता ही है। महंगाई राहत शिविर का आयोजन हुआ है और 10 जो योजनाएं हैं उनका क्या किया गया है, मतलब उनके तहत लोगों को लाभ प्रदान किए गए हैं, जिससे क्या है कि लोग जो हैं महंगाई से परेशान हैं उनको थोड़ी राहत मिलेगी। पर मेरे हिसाब से जो चूरन चटाने से अच्छा है कि जहाँ बेसिकली काम किया जाना चाहिए वहाँ करना चाहिए गवर्नमेंट को, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो या आम आदमी की सरकार हो। जहाँ पर काम करने की आवश्यकता है वहाँ करना चाहिए, चूरन चटा के थोड़ा सा रिलीफ नहीं देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये उसी तरह की बात है जैसे कि किसी व्यक्ति को कैंसर हुआ है और उसको दर्द हो रहा है तो पेन किलर दे दो, लेकिन उसका समाधान है कैंसर का इलाज, ना कि पेन किलर। ठीक है दोस्तों, तो ये पेन किलर दे के काम चला रहे हैं। देखो दोस्तों क्या कहा है गहलोत जी ने कि जिन लोगों ने जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो आम जन तक पहुंची हैं उनको वास्तविक लाभ जो मिलना सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने जन सम्मान वीडियो कॉन्स्टेंट की शुरुआत की है। जन सम्मान नाम ला के रख दिया, बाकी रील्स बनेंगी इंस्टाग्राम पे और कुछ नहीं है। आपको 2 प्लेटफॉर्म में क्या करना है, इनको कोई से भी सोशल मीडिया के कोई से 2 प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना है और 2 स्तर पर इसकी होगी जाँच होने वाली है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, जन सम्मान जय राजस्थान के साथ, मतलब आपको जब भी वीडियो अपलोड करना है तो उसके सामने हैशटैग जन सम्मान जय राजस्थान ये लिखना है। फिर उसके बाद जो भी आपका डिस्क्रिप्शन देना है वो लिख देना है। उसके बाद आपको वीडियो अपलोड करना है। प्रत्येक दिन की प्रतियोगिता का परिणाम 2 दिन बाद जारी किया जाएगा। 7 जुलाई से कांस्टेंट का परिणाम 10 जुलाई को ऑनलाइन जारी होगा। 7 जुलाई को जो हुआ है उसका 10 जुलाई को मतलब आज होने वाला है। ठीक है, परिणाम प्रकाशित होने के बाद ही पुरस्कार राशि विजेताओं के बैंक खातों में सीधे DBT के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से क्या होगी, हस्तांतरित कर दी जाएगी। वीडियो की स्क्रीनिंग कर विजेताओं का चयन किया जाएगा। समितियों का गठन किया गया इसके लिए। ठीक है दोस्तों, 2 स्तरों पर समिति बनाई गई है। एक क्या करेगी, पहले स्टेप के अंदर क्या होगा कि एक जो समिति होगी वो जो कचरा होगा उसको हटा देगी। जैसे कि आपके 3 स्तर पर एग्जाम होता है, पहले स्तर पर जो कचरा होता है उसको हटा देते हैं और जो लोग लगता है कि हाँ भाई पढ़े लिखे होंगे उनसे मेंस लेते हैं। फिर देखते हैं कि मेंस में ठीक है परफॉर्म कर दिया, लेकिन ये क्या लोगों से इंटरेक्ट कर सकता है, क्या लोगों की समस्याओं को समझ सकता है,
क्या लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकता है, उस तरह के व्यक्तियों को इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स देके अच्छी रैंक दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो जो वीडियो बनाया जाएगा वो 10 जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उन्हीं पर आधारित होगा। उन्हीं पर आपको कोई नाटक बनाना है, कोई सीरियल बनाना है, 30 से 120 सेकंड का छोटा सा प्ले बनाना है, कुछ भी करना है आपको, उसी पर डांस करना है, उसी पर रोना है, उसी पर हंसना है, उसी पर मरना है, जो करना है उसी पर करना है। ठीक है, और हैशटैग जन सम्मान जय राजस्थान के साथ में अपलोड कर देना है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये था इसका। और जो प्रतिभागी हैं उनके पास सबके जन आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। और राजस्थान करो ऐलान, हैशटैग राजस्थान करो ऐलान आपसे एग्जाम में पूछ लेगा, बिल्कुल डाल के कि हैशटैग राजस्थान करो ऐलान का संबंध निम्नलिखित में से किस से है, और लास्ट में 4 चीज़ दे देगा कि जन सम्मान वीडियो कॉन्स्टेंट प्रतियोगिता से, और दूसरे 3-4 नाम ले देगा और आपसे पूछ लेगा। और इसके अंदर जो प्रतिदिन प्राइज मिलेंगे, तो पहले प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए का है, दूसरा 50,000 का और तीसरा 25,000 का है। और उसके बाद जो 100 होंगे उसको प्रत्येक व्यक्ति को 1,000 रुपये का प्रेरणा पुरस्कार भी प्रतिदिन दिया जाएगा। प्रतिदिन का मतलब जो व्यक्ति प्रतिदिन जीतेंगे उनको। ओके दोस्तों, ठीक है, जन सम्मान जय राजस्थान। अब देखो दोस्तों, हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे थे, महंगाई राहत शिविर की। तो अब अपने लिए लाजमी हो जाता है जानना, मतलब अपन लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत आवश्यक हो जाता है महंगाई राहत शिविर के बारे में कि 10 योजनाएं कौन कौन सी हैं। आपसे कुछ नहीं पूछेगा तो नाम तो पूछ ही लेगा, बाकी सारी योजनाएं मैं आपको कम से कम 2-2, 4-4, 5-5 बार एक योजना को डिटेल में करवा चुका हूँ। तो हम यहाँ पर महंगाई राहत शिविर के प्रोस्पेक्टस से पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी योजनाएं जो बीच बीच में आई थी उनका मैंने बहुत डिटेलिंग में करवाया है और आगे भी करवाता रहूँगा। तो दोस्तों, राजस्थान महंगाई राहत शिविर 2023, ठीक है, 24 अप्रैल से शुरू हुआ था और 30 जून तक 2023 तक विधिवत चला था। उसके बाद इसमें एक कर दिया कि प्रत्येक जिला स्तर पर 2 महंगाई राहत शिविर हैं, वो चलते ही रहेंगे, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो रेगुलर चला था, एक आंदोलन के बेस पर चला था, इसको एक आंदोलन के रूप में चलाया था, तो वो 24 अप्रैल से 30 जून तक चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य था राजस्थान के नागरिकों को महंगाई से राहत दिलाना। ठीक, आप लोगों को भी महंगाई से राहत मिली होगी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आप ही के राज्य में चला है ये, मेरे भी राज्य में चला है, मतलब मुझे तो नहीं मिली महंगाई से राहत, पर देखते हैं। राजस्थान महंगाई राहत कैंप में मुख्य रूप से 10 बड़ी योजनाओं को शामिल किया गया था। कितनी योजनाएं थी? 10। तो आपसे यहाँ से भी प्रीलिम्स का प्रश्न बन गया कि कितनी योजनाओं को इसमें शामिल किया गया था। 2, 4, 8, 9 और 10, ABCD करके पूछ लेगा। तो 10 योजनाओं को इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, इसका आयोजन जो है 7500 शहरी वार्डों में और 11,283 ग्राम पंचायतों में किया गया था। कितने? 7500 शहरी वार्ड, इनका नाम भी याद रख लेना, नाम का नंबर याद रख लेना इसको, कि 7500 शहरी वार्ड और 11,283 ग्राम पंचायतों में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है मेरे मित्रों, क्योंकि आपसे पूछ लेगा, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन देगा, तो उसमें एक स्टेटमेंट में डाल देगा कि इसका आयोजन मान लो कि 2000 शहरी वार्डों में हुआ, इस तरह से। तो एक तो आपको पता लग जाता है कि शहरी वार्ड और ग्राम पंचायत के स्तर पर इसका आयोजन किया गया है। किस पर? शहरी वार्ड और ग्राम पंचायत के स्तर पर। ठीक है, इसमें शामिल की जाने वाली योजनाएं, मैंने अभी आपको बताया 10 बड़ी योजनाओं को शामिल किया गया है। लेकिन कौन कौन सी 10 बड़ी योजनाएं हैं उनको शामिल किया गया है, उनको अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जिससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी। तो पहली है आपकी इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। पहली बात मेरी ये है दोस्तों, इस योजना को शुरू करने से पहले, इस आगे आने से पहले, तो जिन योजनाओं के मैं आपको नाम बताता जा रहा हूँ उन योजनाओं के नाम भी आप याद रखना। ठीक है, पहली योजना इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, सीधी सीधी नाम याद रख लो, गैस सिलेंडर वाली योजना, इस तरह से रख लो। ठीक है, क्योंकि आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना है जिसको शामिल किया गया था, किसको शामिल नहीं किया गया था, 4 नेम दे देगा योजनाओं के, फिर आपसे पूछेगा कौन सी वाली योजना है इसमें। ठीक है, तो गैस सिलेंडर सब्सिडी जो योजना है, 500 रुपये में जो है गैस सिलेंडर प्रति सिलेंडर प्रति माह। ठीक है, गैस सिलेंडर 500 रुपये प्रति सिलेंडर प्रति माह। कितनी सब्सिडी दी जाएगी? मतलब 500 रुपये में दिया जाएगा, जितने ऊपर के जो पैसे होंगे सब्सिडी के तौर पर गवर्नमेंट देगी। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, ये कि आपको जो है जिस समय पर आप सिलेंडर खरीदेंगे उस समय पर आपको पूरे पैसे उसके देने हैं, लेकिन जो पैसा ऊपर होगा 500 रुपये से जितना भी ऊपर होगा वो DBT के माध्यम से आपके बैंक खाते में पीछे गवर्नमेंट डालेगी। ठीक है, पात्र कौन लोग होंगे? तो उज्ज्वला योजना के तहत जिन लोगों ने गैस कनेक्शन लिए हैं और लाभार्थी BPL श्रेणी से संबंधित होना चाहिए। अगर आप BPL श्रेणी से संबंधित नहीं है तो इस योजना का आपके लिए कोई महत्व नहीं है। आपके पास उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन नहीं है तो भी आपका संबंध इस योजना से बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, दूसरा है मेरे मित्रों मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली, बिजली दोनों ही तरह की है, एक घरेलू बिजली
और एक कृषि कार्यों वाली बिजली। इंडस्ट्री को इसमें कोई रिलीफ नहीं दिया गया है, ठीक है। तो हर व्यक्ति को प्रतिमाह 100 यूनिट मुफ्त में बिजली मिलेगी, हर व्यक्ति को। कौन कौन से को? पात्र व्यक्ति साथ में ही है, पात्रता देख लेना आप उस पात्रता में आ रहे हो नहीं आ रहे। तो घर में घरेलू विद्युत कनेक्शन होना चाहिए, पहली तो यही है कि घर में घरेलू विद्युत कनेक्शन होना चाहिए। कई लोगों के घर में अभी तक कनेक्शन है ही नहीं, ठीक है। और मासिक खपत जो है वो 100 यूनिट से कम होनी चाहिए। वैसे ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मासिक खपत आपकी 100 यूनिट हो, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ 100 यूनिट तो मेरी हो जाती है भाई, जबकि मैं अकेला रहता हूँ, ठीक है। तो आप सोच लो जब कोई फैमिली होगी तो 100 यूनिट का मतलब आप पंखा भी नहीं चलाने दोगे क्या यार? कूलर पंखा चलते ही 100 यूनिट तो ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। तो 100 यूनिट तो होंगे ही होंगे। तो इसका मतलब ये जो बंदा 100 यूनिट से ऊपर ले जाएगा उसको बिल्कुल भी क्या होगा, बिल्कुल भी इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। अगले देखते हैं मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली, कृषि वाली बिजली, ठीक है। तो प्रतिमाह 2000 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, ठीक है। और इसके पात्र कौन लोग होंगे? तो आवेदक किसान होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो या फिर आप नौकरी वाले बंदे हो, आपके पास खेत भले ही है लेकिन आप यदि उस पर किसानी नहीं कर रहे हो तो इसका आपके लिए कोई मतलब नहीं है। सॉरी दोस्तों। और कृषि भूमि पर विद्युत का कनेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं आपके पास सिर्फ घरेलू कनेक्शन है, विद्युत का कनेक्शन कृषि के नाम से आपसे अलग से होना चाहिए, ठीक है मित्रों। अगली योजना जो है मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना है। कितनी? मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा, ठीक है। तो योजनाओं के नाम याद रख लेना, 10 योजनाएं, 10 के 10 नाम आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, क्योंकि आपसे नाम दे देगा कौन सी योजना निम्नलिखित में से शामिल है या शामिल नहीं है, इस तरह से आपसे पूछ लेगा। महंगाई राहत शिविर में किया गया था और मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा, बनने वाला है, क्योंकि गहलोत जी की जो चुनावी आगे यात्रा होने वाली है वो महंगाई राहत शिविर पर बहुत निर्भर करेगी। और वर्तमान में तो देखो कांग्रेस सरकार का ही प्रकोप है ना आरपीएससी पे, तो वो प्रकोप तो अपना दिखाएगा असर, ठीक है। तो आवेदक कौन लोग होंगे? मतलब मासिक रूप से निःशुल्क भोजन के पैकेट उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो ऐसे परिवार जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत संरक्षित हैं, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, पात्र हैं, पंजीकृत हैं, उन्हीं लोगों को मासिक निःशुल्क भोजन पैकेट उपलब्ध कराए जाएंगे। यदि आप इस एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हैं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको आप मनरेगा बोलते हो। तो दोस्तों क्षमा चाहता हूँ, उसमें मुख्यमंत्री लिख दिया था मैंने टाइपिंग में, लेकिन महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। आप सारे इतने तो होशियार हो कि मनरेगा की बात हो रही है मित्रों। तो ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिन का रोजगार की गारंटी है। कितने रोजगार की? 125 दिन की। पहले 100 दिन की थी, अब उसको 25 दिन गवर्नमेंट राजस्थान की सरकार ने 25 दिन के लिए अपनी तरफ से बढ़ाया है उसको। ये सारे आप जानते हैं कि 5 किलोमीटर की रेडियस में ही जॉब देनी है, 15 दिन के अंदर देनी है। यदि नहीं दे सकते तो फिर महंगाई भत्ता दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें महात्मा गांधी जो नरेगा है उसके बारे में आप कई प्लेटफॉर्म पर पढ़ चुके होंगे। मैंने भी उसको कम से कम नहीं तो 5-7 बार पढ़ा दिया है। तो जो बच्चे मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा, और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए आगे जब भी इसकी चर्चा आएगी तो हम फिर से आपको डिटेलिंग में इस चीज़ को पढ़ाएंगे। बिल्कुल बेफिक्र रहें, टेंशन ना लें, ठीक है। इसके लिए पात्रता वही है, असंगठित क्षेत्र का मजदूर होना चाहिए, अकुशल होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना चाहिए, 18 से 60 वर्ष के बीच में इसकी आयु होनी चाहिए, 18 से छोटा नहीं हो, 60 से बड़ा नहीं हो, ठीक है। 18 से छोटा तो योग्य नहीं होगा, 18 से बड़े का करेंगे भी क्या, उन 60 से बड़े का उसके अंदर। इसी तरह से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है। भाई शहरी क्षेत्रों के साथ क्यों धुमात की जाए, वहाँ पर भी तो बेरोजगार होंगे, तो शहरी क्षेत्रों की जो रोजगार गारंटी योजना है वो भी इसके अंतर्गत शामिल है। इसमें भी जो है वो जिस शहरी क्षेत्र में इस योजना का लाभ लेना है उस शहरी क्षेत्र का स्थायी निवासी होना चाहिए, और दूसरा जो आयु है वो 18 से 60 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है मित्रों। अब बात करेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के बारे में। तो इस पेंशन योजना में क्या है, पात्र लोगों को 1000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। आवेदक राजस्थान का क्या होना चाहिए, स्थायी निवासी होना चाहिए, और श्रेणी के अनुसार लाभ प्रदान किया जाएगा। मतलब इसमें कई तरह की श्रेणियाँ हैं सामाजिक सुरक्षा में। बुजुर्गों को अलग, वृद्ध और विकलांगों को अलग, महिलाओं को अलग, अनुसूचित जाति जनजाति को अलग, अल्पसंख्यकों को अलग। तो इसमें क्या है, सामान्यतः 1000 रुपये दिए ही जाएंगे, 1000 रुपये से ज़्यादा ही होंगे, कम बिल्कुल नहीं होंगे, 1000 रुपये तो दिए ही जाएंगे, और श्रेणी के अनुसार जो लाभ है वो भी अच्छे रूप से अलग अलग प्रदान किया जाएगा। इसको भी हमने डिटेल में कई बार कवर किया है और फिर से करेंगे, ऐसी बात नहीं करेंगे। लेकिन अभी हम इस जो न्यूज़ को पढ़ रहे हैं वो महंगाई राहत शिविर के कॉन्टेस्ट में पढ़ रहे हैं, तो उसी कॉन्टेस्ट में अपन को लेके चलना है, अपन मुद्दे से नहीं भटक सकते ना, ठीक है। तो आपको यदि महंगाई राहत शिविर पर लिखने के लिए आएगा तो आप इसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से मैंने ये
PDF बनाइए और इस PDF को मैं आपको दूंगा जाके। अभी आप टेलीग्राम चैनल से ले लेना इसको। आप ऐसा मत करना कि ये एक योजना लेके उस योजना के एकदम अंत तक तह तक चले गए। 100 शब्दों में आएगा ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पूछने के लिए। 100 शब्दों से ज़्यादा राजस्थान सरकार के पास या RPSC के पास अभी तक ऑप्शन नहीं है, ठीक है, अभी तक तो नहीं है और इस बारे वाले में भी नहीं होने वाला। 8वीं योजना है आपकी मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना। तो इसमें क्या है कि मुफ्त बीमा कवर दिया गया है 40,000 रुपये प्रति पशु के हिसाब से। और पात्रता क्या है, आवेदक हो वो पशुपालक हो और उसके पास कम से कम 2 दुधारू पशु हों। ऐसा नहीं हो भैया कम से कम 2 तो रखो यार, ठीक है, 2 तो होने ही चाहिए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसके अंदर निःशुल्क इलाज है 25 लाख रुपये तक का, ठीक है। पात्रता क्या है, राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। आप प्रीमियम तो जानते हैं, जो BPL श्रेणी से नीचे का है, राज्य सरकार का कर्मचारी है, जो संविदा कर्मचारी है, उस तरह के लोग हैं। तो SC ST OBC हैं, वो लोग क्या करेंगे कि निःशुल्क प्रीमियम है उनका, उनको फ्री में ही 25 लाख तक का मिल जाएगा। लेकिन जो लोग सामान्य से हैं और BPL से ऊपर है और तो उस तरह के लोगों को क्या है, जो टोटल 1700 रुपये का प्रीमियम है उसमें से 850 रुपये का प्रीमियम देना होगा और 850 रुपये गवर्नमेंट देगी साल भर के लिए, और आप 25 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। और अंत में आ जाती है मुख्यमंत्री जो है चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। इसके अंदर 10 लाख रुपये तक की दुर्घटना होने पर 10 लाख रुपये तक का बीमा है और इसके लिए भी वही शर्त है कि राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। तो मेरे मित्रों, महंगाई राहत शिविर और उसके अंतर्गत आने वाली योजनाओं को हमने यहाँ पर डिटेल में कवर किया है। और यहाँ से यदि कोई प्रश्न बनता है प्रीलिम्स या मेंस का तो आपको इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसी में से हो जाएगा वो आपका, ठीक है। सबसे पहले तो आप पढ़ना सीखिए। हम लोग फालतू की चीज़ें ज़्यादा पढ़ते हैं, मेहनत गधों की तरह करते रहते हैं और फिर लास्ट में हमारी मेहनत का कोई फल नहीं निकलता, ठीक है दोस्तों। तो जयपुर के अंदर रामगंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन बनेगा, बहुत अच्छी बात है, बनाना भी चाहिए। इधर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई होगी, बहुत अच्छी बात है ये भी। स्कूटी और छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए 31 जुलाई तक आवेदन, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो अपने लिए यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, देख लेते हैं अपन। देखो दोस्तों, SEIAA और SEAC का पुनर्गठन होगा। ये क्या चीज़ है अपन देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मुख्यमंत्री गहलोत जी ने कहा है कि राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण और राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस निर्णय से क्या है, इसमें 2 अतिरिक्त SEC के गठन और संचालन के लिए 63 नए पदों को स्वीकृति दी है। इस निर्णय से जो है जो पर्यावरण की स्वीकृतियाँ हैं उससे संबंधित विभिन्न आवेदन हैं उन पर तुरंत क्या है निस्तारण किया जा सकेगा। देखो दोस्तों, अपन देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो पुनर्गठन हो रहा है। पुनर्गठन करने के बाद क्या गठित होकर निकल के आता है सामने, उसके अकॉर्डिंग आप राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण को पढ़ पाओगे। बाकी पुराने के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैंने देखा इसको, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं पर्यावरण प्रभाव आकलन होता क्या है, जिसके लिए इस प्राधिकरण पर चर्चा हो रही है। और पर्यावरण से संबंधित मुद्दा है, आपके मेंस के सिलेबस के अंदर दे रखा है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, तो आप देख लो पर्यावरणीय प्रभाव आकलन क्या है। तो देखो दोस्तों, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन जो है वो पर्यावरण पर प्रस्तावित गतिविधि परियोजनाओं के प्रभाव का, जो भी आपने मान लो कि आपने क्या करना है, एक ट्रैक्टर लेकर आना है या रोड बनानी है, ठीक है, तो रोड बनाओगे आप, तो उस परियोजना का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस प्रभाव का क्या किया जा रहा है, यहाँ पर पूर्व अनुमान लगाया जाएगा। पूर्व मूल्यांकन करने के बाद अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाएगा, ठीक है भैया, कि आप रोड बनाओगे तो पर्यावरण पर ये नुकसान होंगे और ये फ़ायदे होंगे। वैसे फ़ायदा तो क्या होगा, पर्यावरण को नुकसान ही पहुँचाएंगे, हम लोग तो इंसान है ना, बुद्धि दे रखी है भगवान ने। तो दोस्तों, इसका क्या है, एक निर्णय निर्माण उपकरण के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा कि भाई आपको वहाँ पर रोड बनानी है नहीं बनानी है। आप पहले वहाँ पर आकलन किया जाएगा कि किस तरह की रोड बनाए जिसका पर्यावरण पर निम्नतम प्रभाव पड़ेगा, वही काम करेंगे, ठीक है। इससे परियोजना के लिए विभिन्न विकल्पों की तुलना करता है कि भाई मान लो कितने चौड़ी रोड होगी, जब कितना प्रभाव आएगा, किस तरह की रोड होनी चाहिए, सीमेंटेड होनी चाहिए RCC या फिर डावर वाली होनी चाहिए, प्लास्टिक रोड चल गई आजकल वो होनी चाहिए, किस तरह का क्या होना चाहिए, एवं उसकी क्या है पहचान करने का प्रयास करता है, जो आर्थिक एवं पर्यावरणीय लागत और लाभों के सर्वोत्तम संयोजन का प्रतिनिधित्व करता है कि आपकी पर्यावरणीय जो लागत हैं और जो लाभ हैं, पर्यावरणीय लाभ हैं और जो आर्थिक लागतें हैं उनका सर्वोत्तम संयोजन होना चाहिए। उस तरह का क्या करता है, ये प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है मेरे दोस्तों। यह उन लोगों को विकास परियोजनाओं के संभावित प्रभावों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो यह निर्णय लेते हैं कि परियोजना को अधिकृत किया जाना चाहिए अथवा नहीं। मान लो कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं, आप जरूरी थोड़ी है वहीं से रोड निकालो, रोड को 50 किलोमीटर आगे पीछे कर दो यार। लोग जो अपने वाहन से जाएगा, अपने गाड़ी से जाएगा,
उसको क्या दिक्कत है। लेकिन यदि वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, यदि वो प्रजाति ख़त्म हो जाती है तो मानव जीवन पर कितना प्रभाव पड़ेगा, तो उस चीज़ के बारे में क्या है बताता है कि यहाँ से रोड को अधिकृत करो या मत करो। ठीक है दोस्तों, तो इस परियोजना के लाभकारी और प्रतिकूल दोनों परिणामों की जांच करता है। यह क्या करता है, परियोजना के लाभकारी और प्रतिकूल, क्या तो फायदे होंगे, क्या नुकसान, नफा नुकसान सबका क्या करता है, जांच करता है। प्रस्तावित परियोजना के संभावित पर्यावरणीय प्रभाव और अभिनिर्माण में सहायता करता है। प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के उपाय भी प्रस्तावित करता है एवं पूर्वानुमान लगाता है कि क्या असमन लागू होने के बाद भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव होंगे या नहीं होंगे। इसके लाभ क्या हैं दोस्तों, तो लाभ है पर्यावरण की सुरक्षा है सबसे पहले तो, संसाधनों का इष्टतम उपयोग है, परियोजना के लिए समय और लागत दोनों की बचत है, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देगा, ये निर्णय निर्माणकर्ताओं को सूचित करने तथा पर्यावरण की दृष्टि से अच्छी परियोजनाओं के लिए आधार तैयार करने में सहायता करके संघर्षों को कम करता है। जो आप देखते हो एलिफेंट और मानव का दोनों का संघर्ष तमिलनाडु वगैरह कर्नाटक वगैरह की तरफ, तो ये पर्यावरणीय प्रभाव आकलन क्या है बताता है कि इस क्षेत्र में हाथी ज़्यादा रहते हैं, आप यहाँ से परियोजना मत लेके जाओ, नहीं तो पहले तो परियोजना ही पूरी नहीं होने देंगे भी, और हो गई तो किसी को निकलने ना देंगे। आपने बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर इस तरह के देखे होंगे। तो मेरे मित्रों ये न्यूज़ आर्टिकल होता है आपका यहीं पर समाप्त। अब देख लें तो थोड़ा सा और आगे, तो और आगे कुछ नहीं है। एक तो इधर कोटा में चौपाटी बन रही है, बहुत अच्छी बात है, एलिवेटेड रोड बनना है, ये भी बहुत अच्छी बात है, उसको छोड़ो, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और इधर है आपके 7,000 नौकरियों का अवसर, राजसमंद में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों कहाँ पर आयोजन हो रहा है ये आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 50 जगह तो आयोजन हो गया, किस किस चीज़ को रटते फिरोगे, लेकिन किसके द्वारा आयोजन किया जाता है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ लेगा। तो कौशल एवं उद्यमिता विभाग के द्वारा। ठीक है, राज्य का कौशल एवं उद्यमिता विभाग क्या करता है, मेगा जॉब फेयर का आयोजन करता है। इस चीज़ को मैं कई बार बता चुका हूँ और फिर से बता रहा हूँ, इस विभाग का नाम रट लेना, ये विभाग आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे मित्रों आज का न्यूज़ आर्टिकल डिस्कशन होता है अपना यहीं पर समाप्त। इतनी सी न्यूज़ें थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में ये जो न्यूज़ आर्टिकल है आज का अच्छे से आया होगा, और यहाँ से आने वाले प्रीलिम्स और मेंस के प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। यदि आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।